मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि गायत्री जी हेमा जी के बदलते व्यवहार को लेकर सवाल करती है। वो हेमा जी से एक बार फिर पूछी, नहीं बहू, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, बिना वजह तुम ऐसे किसी के साथ बर्ताव नहीं कर सकती हो। बताओ क्या बात है, जब से इंडिया से वापस आई हो तुम्हारा व्यवहार मित्रा के प्रति बदल गया है। गायत्री जी अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछी। हेमा जी खामोश रही, फिर सोचकर बोली, माँ, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं इस घर में सनाया को लेकर पहले से ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं दोबारा कुछ भी वैसा नहीं चाहती हूँ। गायत्री जी हैरान होकर पूछी, लेकिन इसमें मित्रा और सनाया का क्या संबंध है? सनाया के प्रति तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन मित्रा के साथ ऐसा व्यवहार, यह मुझे समझ में नहीं आया। हेमा जी ने कहा, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल घर में महापूजा है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। यदि आपका सवाल बंद हो गया हो तो मैं जाऊं? गायत्री जी आगे कुछ नहीं पूछ सकी, लेकिन वह हेमा जी की बात टालने की तरीका से समझ गई थी कि वह कुछ छुपा रही हैं। हेमा जी भी अपने मन में सोचती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आपसे सच छुपाई, लेकिन क्या करूं, कुछ सच छुपाना ही सही होता है, वरना ऐसे सच की आंच में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं नहीं जानती थी कि जो लड़की इस घर में सनाया के इलाज के लिए आ रही है वह लड़की चांदनी और बिक्की की बेटी है। वही बिक्की जिसे दुनिया महर्षि वृहंत के नाम से जानती है, वही बिक्की जिसके लिए चांदनी ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसको जीवन भर मुझे निभाना पड़ा। मैं सच को बाहर नहीं आने दे सकती हूँ और इसके लिए मित्रा को अब यहाँ से जाना ही होगा। वहीं दूसरी ओर सनाया के मन में मित्रा को लेकर बहुत सारे सवाल थे। वह रुद्र से पूछती है, रुद्र, वह लड़की, अपने दिमाग पर जोर देकर, क्या नाम था उसका? उसका नाम मित्रा है, रुद्र ने जवाब दिया। हाँ, याद आया रुद्र, ऐसे वह इंडिया से दूर अकेले मेरे इलाज के लिए आई थी। ताजुब है, कोई माँ बाप या उसका परिवार एक जवान लड़की को ऐसे प्रदेश में किसी अनजान घर कैसे भेज सकता है? लंदन जैसे देश में जहाँ कदम कदम पर कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसे किसी लड़की को भेजना सही था? सनाया पूछती है तो रुद्र बोला, तुम्हें डॉक्टर ने इतना सोचने को मना किया है, तुम बस आराम करो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। रुद्र ने उसके सवालों को टालते हुए कहा तो सनाया पूछी, तुम बहुत बदल गए हो रुद्र, तुम्हारी इसी अटेंशन को पाने के लिए मैं कितना तरसती थी, लेकिन अब देखो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। यदि मुझे मालूम होता कि एक एक्सीडेंट तुम्हें मेरे करीब लाता तो मैं हमेशा चाहूँगी कि बस, रुद्र ने गुस्से से बोला तो सनाया अपनी बातों पर रोक लगाते हुए चुप हो गई। तुम्हें खेल लगता है सनाया, इतनी जिंदगियाँ उलझ कर रह गई है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इतनी रातें मैंने आंखों में काटी है, तुम क्या जानो। कहते कहते रुद्र भी चुप हो गया, क्योंकि वो सनाया को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। सनाया की आंखें नम हो गई, वह अपने अतीत को याद कर सहम सी गई। उसकी तबीयत खराब होने लगी। यह देख रुद्र घबरा गया। वो सनाया के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, काम डाउन, तुम्हारे साथ हूँ मैं, सब ठीक है अब। वह रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, रुद्र, मेरे साथ जो हुआ मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं करना है जो मुझे तकलीफ़ दे। रुद्र उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वह तुम्हारा अतीत था, जो हुआ सो हो गया, अब नहीं, ओके? अब तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। इधर देविका किचन में आती है, जहाँ हेमा जी और गायत्री जी बातें कर रहे थे। वह हेमा जी से पूछे, माँ, आज क्या बना दो? हेमा जी ने कहा, बेटा, आज तुम रहने दो, मैं खाना बना देती हूँ। तभी देविका के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई और बोली, माँ, आपको मुझसे कुछ भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जानती हूँ आप सनाया की पसंद का सब बनाना चाहती हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, वैसा ही होगा। बस आप मुझे बताते जाइए, मैं बनाते जाऊँगी। देविका यह बात बिना भाव से बोली तो हेमा जी को बहुत बुरा लगा। वह बोली, मुझसे नाराज़ हो क्या बेटा? नाराज़गी कैसी माँ?
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, सनाया की जगह आपके दिल में नहीं ले सकती हूँ। वह आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। उदास होकर देविका ने कहा तो हेमा जी बड़े प्यार से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम भी हम सबके लिए बहुत स्पेशल हो। इस घर को और रुद्र को तुमने ही संभाला है, वरना यह घर और रुद्र तो कब के बिखर गए होते। तुम नहीं चाहोगी तो यहाँ वह सब कुछ नहीं होगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। देविका ने कहा, आप ऐसी बातें करके मुझे रुलाएंगी क्या माँ? जल्दी जल्दी बताइए क्या बनाना है, वरना सभी भूख से चिल्लाने लगेंगे। तभी गायत्री जी बोली, देविका बेटा, पहले तुम मित्रा के लिए कुछ बना दो। मालूम नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। बेचारी का व्रत था, जिस हालात से वो गुजरी है, खुद को कैसे संभाला होगा उसने। बहुत हिम्मत है उसमें। इस घर में मेहमान बनकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस घर की सदस्य बन गई है। तभी हेमा जी बोली, नहीं माँ, वह इस घर की मेहमान ही है। देविका, पहले तुम उसके लिए कुछ बना दो, उसके बाद बताती हूँ कि क्या बनाना है। यह सुनते ही रुद्र का कदम रुक गया था। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसने गायत्री जी की बातें सुन ली थी। उसे याद आया कि मित्रा का उस दिन व्रत था जब उसका किडनैप किया गया था। 48 घंटे से ऊपर हो गया है और अभी तक वो व्रत में ही थी। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और तेज कदमों से उसके कमरे में गया। देखा तो वह सो रही थी। वह उसके करीब जाकर हैरान होते हुए, यह तो सो रही है, इतने आराम से कैसे सो सकती है? इसे भूख नहीं लगी है क्या? क्या करूं? वह उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वापस खींच लेता है। वह जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, देखा कि मित्रा नींद में बड़बड़ा रही थी। भूख लगी है हमें, प्लीज हमें खाना चाहिए, जाने दो हमें, हमने कुछ भी नहीं किया है। नींद में ही उसकी आंखों के कोरे से आंसू निकल आए थे। उसकी बेबसी देख रुद्र की भी आंखें नम हो गई। वह मन में खुद को धिक्कारते हुए कहा, क्या हालत हो गई है इसकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुद्र। वो मैक्स तुमसे बदला लेना चाहता था और यह सब में बेचारी मित्रा फंस गई। इस घर में किसी को, यहाँ तक कि तुझे भी फिक्र नहीं है। भूख लगी थी इसे, लेकिन किससे कहती? बाबा हमें अकेले क्यों छोड़ दिए, हमें भी अपने साथ ले चले जाते। मित्रा नींद में ही बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। रुद्र गुस्से से वहां से निकल किचन की तरफ आता है। अचानक उसे किचन में देख हेमा जी पूछी, बेटा रुद्र, तुम्हें कुछ चाहिए था तो हमसे कहते। रुद्र ने कहा, इतनी बार आप सबसे कहूँ कि मित्रा का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, वो हमारी मेहमान है। रुद्र प्रताप सिंह के घर में उसका मेहमान ऐसे भूखे सो जाए तो धिक्कार है मुझ पर। सबकी नजरें शर्म से झुक गई थी। देविका ने कहा, ऐसी बात नहीं है रुद्र, हमें मालूम नहीं था, उसके लिए हम खाना लेकर ही जा रहे थे। यही तो बात है भाभी, हमें मालूम होनी चाहिए थी। खैर, आप सबको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब से उसका ख्याल मैं रखूंगा। आप खाने की प्लेट मुझे दे दीजिए। रुद्र ने खाने की प्लेट ली और वहां से चला गया। उसके जाते हेमा जी हैरानी भरी स्वर में पूछी, इसे क्या हो गया है? आज से पहले इसने कभी किसी के लिए यह सब तो नहीं किया था, यहाँ तक कि सनाया के लिए भी नहीं। फिर एक मेहमान के लिए इतना भी क्या करना? हम तो जा ही रहे थे उसके लिए खाना लेकर। लेकिन गायत्री जी मन ही मन खुश हो रही थी। वह सोचती है, यह प्यार है बहू, जो रुद्र अभी नहीं समझ रहा है। रुद्र मित्रा के कमरे में वापस आया। देखा तो वो अब तक सो रही थी। वो धीरे से बोला, मित्रा उठो। लेकिन वह उठने की बजाय करवट बदलकर फिर सो गई। तो अब उसे गुस्सा आने लगा और वह तेज और कड़क आवाज में बोला तो वह झट से उठकर बैठ गई। रुद्र को अपने सामने देख उसकी नजरें उस पर ही टिक गई। वह भी खुद को कंट्रोल किया और उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चलो खाना खा लो। मित्रा ने हाँ में सिर हिलाई और खाने की प्लेट लेकर चुपचाप खाने लगी। उसे खाते हुए देख रुद्र के चेहरे पर सुकून भर गया था। नजरें झुकाए मित्रा का ध्यान बस खाने पर ही था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और रुद्र को यह एहसास हो गया था। वह भी अपनी आंखें बंद कर उसके दर्द को महसूस कर रहा था और फिर उसके चेहरे को ऊपर करता है। जो आंसू अब तक मित्रा ने आंखों में रोक रखा था, वह बहकर गालों पर आ गई थी। रुद्र की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। समुद्र से गहरी आंखों में वो डूब जाना चाह रहा था। वह उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके होठों पर लगी खाने की जुठन को अपने हाथों से साफ किया तो दोनों की नज़रें एक दूसरे में समा गई थी।
मित्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। रुद्र का टच उसे बेचैन कर रहा था। वह झट से उसके हाथों को हटाते हुए, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। मुश्किल से 2 शब्द उसके मुंह से निकल पाए थे। रुद्र भी खुद को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से नजरें फेर असहज महसूस कर रहे थे। रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, खाना पूरा फिनिश करना, रोती मत रह जाना, मैं वापस आकर चेक करूंगा। वह जाने के लिए हुआ तो मित्रा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हमें आपको कुछ बताना है। रुद्र आश्चर्य से देखने लगता है और ठीक उसके पास बैठ जाता है। वह पूछता है, बोलो क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। वह बोली, हमारे जो किडनैपर थे वो हमें सनाया समझकर किडनैप किए थे। यह सच सुनकर रुद्र को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन वह मित्रा के सामने अनजान बना रहा। रुद्र ने पूछा, क्या वो किसी से बात कर रहा था? हाँ, वो अपने किसी बॉस से बात कर रहा था। जब उसे मालूम चला कि वो लड़की हम नहीं है, फिर भी उसने हमारे साथ। कहाँ छुआ उसने तुम्हें? रुद्र ने सीधे और सपाट नजरों से पूछा तो मित्रा की बात अधूरी रह गई। रुद्र की आंखों में गुस्सा देखकर वह खामोश हो गई। रुद्र ने फिर कड़क आवाज में पूछा, कहाँ छुआ उसने तुम्हें? तो मित्रा ने कहा, उसने हमारे जबड़े को बहुत बेदर्दी से। कहते कहते वह रोने लगी और उसका सिर रुद्र के सीने पर टिक गई। रुद्र की आंखों में गुस्सा भर आया था। उसकी इतनी हिम्मत! आज के बाद वह ऐसी हरकत करने लायक नहीं बचेगा। वह मित्रा को संभालते हुए कहा और वहां से चला गया। मित्रा अब तक उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी। वह सीधे घर से बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठकर आशियाने की तरफ निकल गया। रुद्र गुस्से से अंदर आया तो उसे देख माया पूछे, तुम यहाँ? घर में सब ठीक है ना? वह पूछा। मैक्स ने अपना मुंह खोला, नहीं, अभी तक तो नहीं। बार बार एक ही बात बोल रहा है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि उसका बॉस कौन है। रुद्र माया से बोला, तुम घर जाओ, मित्रा को तुम्हारी ज़रूरत है। और सीधे वो वहाँ गया जहाँ मैक्स को रखा गया था। मैक्स उसे देखकर सातिर मुस्कान मुस्कुराया। इतना मार खाने के बाद भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान देख रुद्र गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मित्रा को हाथ लगाने की? आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि फिर कभी ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करोगे। रुद्र की पकड़ कसती जा रही थी। मैक्स खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, लेकिन रुद्र उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। छोड़ो रुद्र उसे, रोहन ऋषि ने आवाज़ दी। फिर भी वो अपनी पकड़ ढीली नहीं की। छोड़ो उसे रुद्र, वरना वो मर जाएगा तो कभी हमें पता नहीं चलेगा कि मित्रा की किडनैपिंग के पीछे असल में किसका हाथ था। यह सुनते ही रुद्र की पकड़ ढीली पड़ गई और वो मैक्स की गर्दन को छोड़ देता है। वह ठीक उसके सामने बैठा। रुद्र ने फिर पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बॉस कौन है? मैक्स ने कहा, मैं जानता हूँ जब तक तुम मेरे बॉस का नाम नहीं जान लेते तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। यदि तुम मुझे मार दिए तो कभी मेरी असली बॉस को पता नहीं कर पाओगे। सही कहा तुमने, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलोगे। मुझे तो तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई थी, लेकिन उस समय मैं यह काम नहीं कर सका क्योंकि तेरे पीछे तेरे बाप का हाथ था। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, तेरा तो अब सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए तुझे एक मौका दे रहा हूँ। अपने बॉस का नाम बता, मैं तुझे जाने दूंगा। मैक्स ने कहा, और यदि मैं नहीं बताया तो क्या मुझे जान से मार दोगे? वह रुद्र को चिढ़ाने लगा था। रुद्र ने ऋषि को इशारा किया तो मैक्स को वीडियो क्लिप दिखाई। वह देखकर मैक्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे पर पसीने आ गए। रुद्र ने कहा, तुम्हें क्या लगा अपने बाप का खून करके भाग जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानता था कि तेरे बाप ने आत्महत्या नहीं की थी, तूने उसे मारा है और प्रिटेंड ऐसे किया जैसे सभी को लगे कि तेरे बाप ने आत्महत्या की थी। मैं सोच रहा हूँ कि यदि यह वीडियो पुलिस के पास चली गई तो लंदन पुलिस तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगी। मैक्स का गला सूखने लगा था। रुद्र ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ। मैक्स ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मार दोगे सच जाने के बाद। नहीं मारूंगा, वादा है, और ना ही ये वीडियो पुलिस को दूंगा। मैक्स ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता लेकिन मैं उसे कॉल करके बात कर सकता हूँ। रुद्र बोला, कॉल करो उसे और फ़ोन स्पीकर पर रखना। मैक्स ने अपने बॉस को फ़ोन लगाया। उधर से जो आवाज़ आई वह सुनकर रुद्र, ऋषि और रोहन हैरत में पड़ गए। रुद्र ने मैक्स के हाथ से फ़ोन लेकर कहा, मामा।
कैलाश रुद्र का आवाज सुनकर दंग रह गया। वह अपने फोन को 2 बार चेक करता है। रुद्र ने फिर से कहा, मैं ही हूँ मामा, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। तुमने सही नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बहुत बार तुझे वार्न किया था कि मेरे परिवार को हमारी दुश्मनी में मत घसीटना, लेकिन तू नहीं माना। कैलाश सातिर हंसी हंसते हुए बोला, भांजा, मैंने तो सोचा था कि तुझे मैं सामने से फ़ोन करूंगा, लेकिन चलो अच्छा है कि तू खुद मुझे फ़ोन कर दिया। एक अजनबी लड़की के लिए तुम्हारी फिक्र नॉर्मल नहीं है। ऐसे क्या लगती है तुम्हारी? अपनी हद में रह कैलाश। मामा कहो, बड़ों का आदर करना सीखो। बहुत प्यार है ना तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए। जो काम सनाया नहीं कर सकी, वह काम वह लड़की मित्रा करेगी। पूरी डिटेल से उसका मेरे पास। किसी लड़की के लिए तेरे दिल में प्यार? पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो मुझे यकीन करना पड़ा। भला की खूबसूरत है वह, किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। रुद्र मुट्ठी भिजते हुए चिल्लाया, जुबान संभाल कर। वरना क्या भांजा? मैं तुझे चैलेंज करता हूँ भांजा। तेरी लाइफ को मैं ऐसे बर्बाद कर दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तूने शेर के मुंह से निवाला छीना था, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। तू जैसे जैसे उस लड़की के करीब जाएगा, उसे खोने का डर तुझे सोने नहीं देगा। कैलाश ने फिर कहा, एक और खुशखबरी भांजा, तेरी जितनी प्रोजेक्ट्स इंडिया में स्टार्ट होना था वह अप्रूवल नहीं हो पाई है। मैंने उन लोगों को खरीद लिया है। सभी ने होल्ड पर रख दिया तेरी प्रोजेक्ट्स को। रुद्र ने गुस्से से और जबरे भिजते हुए बोला, जो काम तू लंदन में नहीं कर सका, वो काम तू इंडिया में करना चाह रहा है। जिस दिन मेरी कदम इंडिया में पड़ी, तेरी उल्टी गिनती शुरू कैलाश। वादा करता हूँ तेरी हर पल मौत से भी बदतर बना दूंगा। मित्रा तो छोड़, तू उसकी परछाई तक भी नहीं पहुँच सकता है, समझा? फोन कट जाता है। रोहन पूछा, क्या हुआ रुद्र? क्या कहा उस कैलाश ने? रुद्र बोला, इंडिया में हमारा काम रुक गया है। जो प्रोजेक्ट्स अप्रूवल होने थे उसे होल्ड पर रख दिया गया है। यह तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। रुद्र मैक्स से कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसे आज़ाद कर दिया है। वह उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे मारने वाले नहीं हो? रुद्र ने कहा, नहीं, रुद्र प्रताप सिंह अपने वादे का पक्का है। अब तुम जाओ, वरना मेरा दिमाग फिर जाएगा। मैक्स वहाँ से तेज कदमों से भाग जाता है। ऋषि ने पूछा, यह क्या किया तुमने रुद्र? तुम उसे छोड़ दिए? ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? रुद्र बोला, मैंने छोड़ा है उसे, उस कैलाश ने नहीं। कैलाश भी अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, खासकर धोखेबाजों को। वह तो उसे ढूंढ कर मार ही देगा। फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? रोहन पूछा, अब आगे क्या करें? अगर इंडिया में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। कैलाश पर हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ऋषि ने कहा, अब समझा वह कैलाश इतना शांत क्यों बैठा था। उसका प्लान था हमें इधर उलझाकर और फंसाकर रखना, ताकि उसे समय मिल जाए हेड प्राइम को कन्विंस करने का। रुद्र ने कहा, उस प्रोजेक्ट हेड की सारी डिटेल्स निकालो, हैक करो उसकी पूरी लाइफ को। कोई ना कोई उसने बहुत बड़ी गलती जरूर की होगी। उससे शेयर चैट की सारी डिटेल्स निकालो, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी हैक कर सकते हो उसका पर्सनल से पर्सनल डिटेल्स निकालो। इन लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है, हमें ही उंगली टेढ़ी करनी होगी। ओके रुद्र, तुम निश्चिंत रहो, अब तो वो गया प्रोजेक्ट हेड। ऋषि ने कहा। इधर मित्रा सनाया के कमरे में जाती है और देखती है कि वो बुक पढ़ रही थी। वह पूछती है, कैसी हैं आप? सनाया उसे देखकर, तुम यहाँ, और यह क्या है तुम्हारे हाथ में? मित्रा ने जवाब दिया, यह आपके लिए जूस है, हर्बल, हमने अपने हाथों से बनाया है। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं पीना है इसे, ले जाओ। मित्रा बोली, ऐसे कैसे नहीं पीना आपको? पीना होगा, वरना ठीक कैसे होंगी? मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके डॉक्टर हैं, आपको हमारी बात माननी होगी। चलिए जल्दी से फिनिश कीजिए, वरना आपकी शिकायत लगा देंगे मिस्टर रुद्र से। सनाया की भौवें तन गई थी मित्रा के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर। वह पूछी, ऐसे ही हक जताती हो रुद्र पर? बहुत क्लोज हो गई हो क्या उसकी? मित्रा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। सनाया जोर से हंसने लगी।
तो मित्रा को बहुत हैरानी हुई। पॉजेसिव? और वह रुद्र? कभी नहीं, वह कभी किसी के लिए पॉजेसिव नहीं हो सकता है। हाँ, वो सबकी फिक्र करता है, लेकिन पॉजेसिव हो ही नहीं सकता। मित्रा बोली, हम वो सब तो नहीं जानते, लेकिन आपको लेकर तो हमेशा वह। खैर वह सब छोड़िए, आप जूस पी लीजिए मिस्टर रुद्र के लिए। सनाया बोली, बहुत चालाक हो, जानती हो कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है। और बताओ, जब मैं होश में नहीं थी तो रुद्र ने और क्या क्या कहा तुमसे मेरे बारे में? मित्रा बोली, यही कि आप बहुत खास हैं उनके लिए। उन्होंने तो हमारे सामने शर्त रखी थी, यदि उनके दिए हुए समय पर हम आपको ठीक नहीं कर सके तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन महादेव की कृपा, हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, वो भी उनके दिए समय पर। सच में? सच में सनाया, आपको होश में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आप नहीं जानती, यह हमारे बाबा का ज्ञान और उनकी तपस्या का फल है। मित्रा की बात सुनकर सनाया को बहुत ही हैरानी हो रही थी। वह पूछी, रुद्र ने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी? जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वह तो लड़कियों से बहुत दूर रहता है। तभी वहाँ पर माया आ गई। क्या बात हो रही है तुम दोनों में? माया को देखकर मित्रा खुश हो गई और साथ में सनाया भी। वह नकली गुस्सा करते हुए बोली, अब टाइम मिला मुझसे मिलने के लिए? जब से होश में आई हूँ तुम ऋषि रोहन किसी के पास टाइम नहीं है, और ना ही रुद्र के पास। माया ने कहा, सॉरी यार, अब तो मैं आ गई तुमसे मिलने। मित्रा ने कहा, आप दोनों बातें कीजिए। वह वहाँ से चली गई। माया सनाया से बोली, बहुत मिस किया है हम सब ने तुम्हें। तुम तो सोने में एक्सपर्ट निकली यार, 1-1.5 सालों से सोए जा रही हो। सनाया उदास हो गई और बोली, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि इन सालों में क्या क्या बदल गया। सब कुछ पहले जैसा भी है या नहीं? कुछ नहीं बदला है सनाया, सब कुछ वैसा ही है। माया बोली तो उसकी नज़र उस पर गंभीर हो गई और पूछी, रुद्र भी? क्या वो आज भी वैसा ही है? माया का भी चेहरा गंभीर हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बना, लेकिन जल्दी ही उसने अपने चेहरे का भाव बदला और मुस्कुराते हुए बोली, हमारा रुद्र हमारे लिए आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। सनाया बोली, इन 2 सालों से तो मैं आराम ही कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं भूल नहीं सकती हूँ। आज भी वो दिन याद करके मेरा दिल दहल उठता है। यह सुनकर माया सोच में पड़ गई और वो अपनी नज़रें सनाया से हटाते हुए बोली, अब सब कुछ भूल जाओ रुद्र के लिए सनाया। वो वहाँ से तुम्हें बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ किया है। उसके जख्म अब भी हरे हैं। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया है। और ना ही कहते कहते माया कुछ सोचकर चुप हो गई। देखो सनाया, बहुत मुश्किल से यहाँ सब कुछ संभला है। भूल कर सभी आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ जाओ। सनाया की आंखें नम हो गई और बोली, ठीक है, भूल जाती हूँ। बस तुम एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, क्या रुद्र मुझसे कभी प्यार करेगा? बोलो माया, क्या कभी मुझे रुद्र का प्यार मिलेगा? यह सुनकर माया चुप हो गई, क्योंकि उसके सवालों का जवाब शायद माया के पास भी नहीं था। क्या हुआ था सनाया के साथ? क्या था वो अतीत के गहरे राज जिसके लिए रुद्र कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाया है? क्या होगा कहानी में आगे, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।